आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। ठीक है। आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन को अगर जनरली हम समझें तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पैदा करने वाला या नहीं पैदा करने वाला बाहर का कोई भी ऐसा चीज़ या फिर हमारे बॉडी का कोई नॉर्मल चीज़ ही अब नॉर्मल हो जाए और हमारा बॉडी ये पहचानने में असफल हो, यानी वो पहचान ना पाए कि हमारा बॉडी का नहीं बल्कि बाहर का है, या वो यूँ समझने लग जाए कि हमारी बॉडी की चीज़ें वो जो है एक्चुअली में वो नहीं है, वो बाहर की चीज़ें हैं। तो हमारा बॉडी एक रिस्पॉन्स करने लग जाता है हर एक चीज़ के प्रति। बाहर से कोई चीज़ आया, यहाँ पे कुछ टच हुआ, तो हमारा बॉडी जो भी रिस्पॉन्स करता है उस टच के अगेंस्ट में, या उसको पढ़ के, उसको रीड करके, उसको समझ के जो भी रिस्पॉन्स करेगा, इसको लगेगा कि ये अलर्ट हो जाएगा, लगेगा कि बाहर से कोई भी चीज़ आई है, तो बॉडी को केवल यही महसूस होता है कि उससे उसको नुकसान होगा। तो जब बॉडी को ये महसूस होता है कि बाहर की कोई चीज़ आई है, उससे उसको नुकसान होगा, तो उस नुकसान होने के ना देने के लिए बॉडी रिस्पॉन्स करती है और पूरे मैकेनिज़्म को अलर्ट पे कर देती है। तो जो पहला रिस्पॉन्स या बाद में रिस्पॉन्स या लंबे समय तक रिस्पॉन्स, जो भी वो रिस्पॉन्स करती है उस बाहर की आई हुई चीज़ के प्रति, या हमारी बॉडी का अंदर का कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए उसके प्रति जो भी रिस्पॉन्स होता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये तो बाहर की चीज़ रहा कि जैसे कि बाहर से कोई चीज़ आया, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई केमिकल, कोई प्रेशर, कोई रेडिएशन, किसी भी तरह की कोई चीज़ अगर हमारे बाहर बॉडी के किसी भी पार्ट पे, चाहे सुपरफिशियली हो, चाहे इंटरनली हो। सुपरफिशियली मतलब बाहर चमड़ी वगैरह ये सारा चीज़ जो ऊपर देखते हैं। इंटरनली मतलब कि हमारा अंदर कहीं पर भी अगर वो मुँह के रास्ते चला गया, नाक के रास्ते चला गया, आँख के रास्ते, जितनी ओपनिंग है, जितने पोर्स है, उसके उसके रूट से बॉडी में एंटर कर गया, और या फिर ऊपर ही चिपक के रह गया, किसी भी तरीके से जब गया, और वो जाने के बाद हमारा बॉडी अलर्ट हो जाता है उस चीज़ को पढ़ के। जब उसको कि हाँ, बाहर से जो भी चीज़ आया वो हमारे शरीर का हिस्सा तो नहीं है। तो जब भी बॉडी को ये लगता है, हमारा बॉडी का जो भी हिस्से, जितने भी टिश्यू है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी को हमारा बॉडी पढ़ के रखता है और जानता है कि ये हमारा है, ये अपना है, ये मेरा है। तो उसके प्रति वो कुछ नहीं करता। लेकिन जब भी बाहर से कोई चीज़ आता है उसके अंदर मिलने के लिए, तो हमारा बॉडी अपनी अंदर की जो होमोजेनियस पैटर्न होता है, जो एक तरीके से रहने का एक पैटर्न होता है, उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, उसमें उसको लगता है कि बाहर की कोई चीज़ आई है जो इसको भंग कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में वो काम करने लग जाता है। जैसे कि मान लो एक देश है, उस देश के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है। उस देश के अंदर रहने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं। जब उस देश के अंदर कोई बाहर का सैनिक आ जाता है, तो बाहर के जो भी सैनिक होते हैं जो उस देश की रक्षा कर रहे होते हैं, या अंदर के सैनिक होते हैं, वो अलर्ट पे हो जाते हैं कि बाहर का सैनिक हमारे देश में किस लिए आया है, और उसकी पूरी जांच पड़ताल करने लग जाता है। तो जो भी वो पहला अलर्ट होता है, जांच पड़ताल करता है और ख़ुद को प्रिपेयर करता है, ताकि अगर कहीं वो नुकसान करने वाला है या नहीं है तो उससे बॉडी को बचा सके, वो अपने देश को बचा सके। उसी अलर्ट या उसी रिस्पॉन्स का, उसी एक्शन का नाम होता है इन्फ्लेमेशन। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है, बाहर से कोई चीज़ आता है, हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। वो बाहर से आने वाला कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, बायोलॉजिकल चीज़ हो सकता है, कोई केमिकल चीज़ हो सकता है, कोई फिजिकल चीज़ हो सकता है। फिजिकल चीज़ में जैसे कोई प्रेशर ही लग गया, कुछ भी हो सकता है, और हमारा बॉडी ये कहे समझेगा कि वो हमारा नहीं है, तो अलर्ट कर देगा बॉडी को। तो जो भी वो रिस्पॉन्स करेगा, जो भी फैसला लेगा, जो भी काम करेगा, उसी को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब जब इस तरह से करता है तो कुछ लक्षण भी दिखाता है। जब वो लक्षण दिखाता है तो उसी लक्षण के बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ हुआ है, या हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के बाहर वाले हिस्से में कुछ आया है। तो एक तरीका तो ये रहा है इन्फ्लेमेशन होने का कि हमारे बाहर से कोई चीज़ आ रहा है।
दूसरा क्या होता है, यानी आधार यही है कि बॉडी को जब भी लगेगा कि मेरा अपना नहीं है तो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि एक एक माँ होती है, जैसे कि एक जानवर आप समझ लो, कोई जानवर, और उसकी फीमेल है, एक मदर है। जैसे कि एक एक गाय मान लो, जब गाय अपने बछड़े को या अपने बच्चे को जब जन्म देती है, उसके पास रखती है, तो अपने थन से दूध पिलाती है। लेकिन वहीं पे जब दूसरे का बछड़ा उसी शेप का, उसी साइज का और उतना ही बड़ा होता है, तो दूध नहीं पिलाती, उसे मारती है, क्योंकि वो ये जानती है कि ये मेरा अपना नहीं है। तो जब उसके अंदर, उसके बॉडी में ये फीलिंग आती रहती कि मेरा नहीं है, तो मारती है। और जब उसके अपने बच्चे के प्रति ये फीलिंग आता है कि मेरा है, तो उसे नहीं मारती है। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी है। अगर ये हमारी बॉडी को ये फीलिंग आने लग जाता है कि मेरा नहीं है, अपना नहीं है, बाहर का कोई चीज़ है, तो वो रिस्पॉन्स करती है। अब ये रिस्पॉन्स करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो बाहर का चीज़ों को समझ के, या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल चीज़ें हैं वही काम नहीं करता। हमारे बॉडी का इंटरनल जो मैकेनिज़्म है, वो प्रोसेस है, वो फिजियोलॉजी है जिससे हमारा पूरा बॉडी काम करता है, वही डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ ऐसी जेनेटिक चेंजेज आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जिससे हमारा बॉडी का अंदर का अपना खुद का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, किसी कारण से कोई पैटर्न गड़बड़ हो जाए, तो वो उस केसेस में हमारा बॉडी अपने ही अंदर की चीज़ों को वो पहचान नहीं पाती, और उसे फिर ये लगता है कि ये हमारा अपना नहीं है, तो उसके खिलाफ फिर वो एंटीबॉडी पैदा करने लग जाती है, या उसके खिलाफ इन्फ्लामेशन करने लग जाती है। तो इस तरह के इन्फ्लामेशन बहुत खतरनाक होते हैं, और व्यक्ति जब तक जीता है लगभग तब तक उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन रहती है, क्योंकि आपका खुद का बॉडी ही गड़बड़ हुआ है, आपके अंदर ही चीज़ें हुई है ना। बाहर से कोई चीज़ हुआ है तो उसे निकाल सकते हो, उसे मार सकते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी का ही कोई मैकेनिज्म खराब हो गया है, वो पैटर्न ही खराब हो गया जिससे वो चीज़ काम होता है, तो फिर क्या होगा? उसको तो आप निकालोगे तो आपका बॉडी खत्म, वो मैकेनिज्म नहीं बनेगा, तो आपकी सारा सिस्टम पे असर डालेगा, तो आप उसे हटा भी नहीं सकते। और आपका जो इम्यून सिस्टम है, जिससे वो पहचानने का तरीका है कि अपना है या अपना नहीं है, वो पहचान ही नहीं पा रहा है, वो कह रहा है कि पराया है। तो पराया समझ के तब तो वो अगेंस्ट में काम करेगा ही, रिस्पॉन्स देगा ही। तो ये रिस्पॉन्स जो आता है, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, ये रिस्पॉन्स बाहर के कारण भी हो सकता है और अपने अंदर के कारण भी हो सकता है। बाहर से कोई फैक्टर या अंदर का कोई मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ हो। ठीक है? तो इन्फ्लामेशन और कुछ भी नहीं है। एक-एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या करें, इन्फ्लामेशन इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स। पहली चीज़, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज। ध्यान से देखो, टू एंडोजीनियस एंड exogenous stimuli to localize and eliminate the causative agent and limit to tissue injury। कुछ वर्ड्स है इस डिफिनीशन में, हमें उन सब पे ध्यान देना चाहिए। कह रहा है इन्फ्लामेशन इज ए लोकल रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन क्या है? एक लोकल रिस्पॉन्स है। लोग दो तरह का रिस्पॉन्स होता है, एक रिस्पॉन्स होता है लोकल और एक होता है सिस्टमिक। लोकल रिस्पॉन्स का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होना। जैसे कि मान लो यहाँ पर मुझे चींटी काट लिया, तो यहाँ पे चकत्ते पड़ेंगे तो केवल यहीं पे पड़ेगा, पूरी बॉडी में तो नहीं आएगा, राइट? तो ये क्या हो गया? लोकल रिस्पॉन्स। लोकल मतलब किसी एक खास जगह पे या किसी एक खास चीज़ पे। अगर सिस्टमिक की बात करें तो जैसे कि मान लो एक ऐसा रिस्पॉन्स जो पूरे उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करता हो, जैसे कि नर्वस सिस्टम का। अगर नर्वस सिस्टम में अगर किसी की बॉडी में, जैसे पोलियो की बात करें, तो पोलियो में क्या होता है? अगर पोलियो में अगर एक नर्व अगर पैरालाइज हुआ तो उसे पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो एक नहीं, केवल एक जगह तो नहीं ना, पूरा नर्वस सिस्टम के जहाँ जहाँ जाल है सब पे इफेक्ट पड़ता है उसका। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, हार्ट में अगर कहीं ब्लॉकेज आता है तो उसका असर किस पे पड़ेगा? पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जितने वेसल्स हैं सभी के ऊपर उसका असर पड़ेगा, और उसका फाइनल रिजल्ट
सभी सेल और सभी कोशिकाओं के ऊपर, सभी टिश्यू के ऊपर पड़ेंगे। तो दो तरह का रिस्पॉन्स हुआ, एक लोकल और एक सिस्टमिक। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? लोकल रिस्पॉन्स है, यानी कि ये नहीं कि हमारा बॉडी पूरी तरह से कर देता है। पूरी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है तो उसको हम क्रोनिक कहते हैं या सीवियर बोलते हैं। जनरली जो इन्फ्लेमेशन होता है वो लोकल रिस्पॉन्स में होता है। जब यही लोकल रिस्पॉन्स लंबे समय में अगर बढ़ता चला जाता है, तो पहले यहाँ है, आपने इसको ठीक नहीं किया, फिर और इंक्रीज करता गया और इंक्रीज करता गया, करता गया, तो सिस्टमिक रिस्पॉन्स पकड़ लेता है ना। तो वो रिस्पॉन्स बाद में होता है, लेकिन शुरू में जो रिस्पॉन्स होगा वो लोकल से ही होगा, लोकल से सिस्टमिक में जाएगा, शुरू में सिस्टमिक नहीं होता है। ठीक है ना। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? एक लोकल रिस्पॉन्स है, पहली बात। दूसरा चीज़ क्या है? ऑफ लिविंग वेस्कुलराइज टिश्यूज। हालांकि लिविंग टिश्यू में ही तो इन्फ्लेमेशन होता है, निर्जीव में कोई इन्फ्लेमेशन होता है? ये तो निर्जीव है, इसमें कुछ भी हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो लिविंग में होता है। और किस तरह के सेल में या किस तरह के टिश्यू में? वेस्कुलराइज टिश्यूज में। वेस्कुलराइज टिश्यूज का मतलब क्या हुआ? यानी ऐसा सेल या ऐसा टिश्यू, सेल का ऐसा ग्रुप या टिश्यू जहाँ पे वेसल्स की मौजूदगी होती है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई जाती है। हमारा बाल, क्या इसमें ब्लड सप्लाई जाती है? क्या इसमें कोई इन्फ्लेमेशन देखे हो? बाल को काट देते हैं, नाई के पास जाते हैं, कैंची से काट देता है, कोई इन्फ्लेमेशन आता है? हमारे स्किन में अगर काट दे इन्फ्लेमेशन आएगा? अरे चुबा दोगे तो इन्फ्लेमेशन आएगा, दबा दोगे तो इन्फ्लेमेशन आएगा। क्यों? नाखून को हम काटते हैं, नाखून के काटने के बाद कोई इन्फ्लेमेशन आता है? नहीं आता। क्यों? ब्लड की सप्लाई नहीं है, दैट मीन्स वो वेस्कुलराइज टिश्यूज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फ्लेमेशन हर एक टिश्यू में या हर एक सेल में नहीं आता, उसी सेल में आएगा जहाँ पे वेसल्स मौजूद रहेंगे, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई मौजूद रहेगी। अब बात आता है कि वेसल्स और ब्लड की सप्लाई वाले में ही इन्फ्लेमेशन क्यों? जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं है उस सेल में इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं होती? तो इसका रीज़न ये होता है कि इन्फ्लेमेशन करने वाले जो एजेंट हैं, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, वो उसी वेसल में दौड़ते हैं। यानी कि उस वेसल में क्या दौड़ता है? ब्लड। और इन्फ्लेमेशन का जो मेन कारण है या इन्फ्लेमेशन जिन कारणों से होता है, वो कारण ब्लड के अंदर समाया हुआ है। और ब्लड के अंदर ही तो है वो सारा डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन अगर ब्लड की सप्लाई अगर कहीं नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे वो तो जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कौन कराएगा? है ना। यानी ट्रांसपोर्ट और रास्ता चाहिए ना। ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टर है, उस इन्फ्लेमेशन करने वाले मटेरियल को ढो के ले जाता हो तो गाड़ी है, उसके साथ मिल के, उसके साथ ढो के जुड़ के सारा चीज़ जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा वो रास्ता है, अब गाड़ी है आपके पास और रास्ता ही नहीं रहेगा तो पहुँचोगे कैसे वहाँ पे? वही वाली बात है। तो इस अगर बाल की बात करें, नाखून की बात करें, तो यहाँ पे क्या जगह तो हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, स्टिमुलाई आ रहा है, रास्ता ही नहीं है, तो कैसे इन्फ्लेमेशन होगा? नो इन्फ्लेमेशन। तो वेस्कुलराइज टिश्यूज में इसीलिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन करने वाले मटेरियल है उसको पहुँचाने के लिए ब्लड है, और ब्लड को जाने के लिए वो रास्ता है जिसको हम वेसल्स बोलते हैं, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो। ठीक है। तो इसीलिए वेस्कुलराइज टिश्यू में हमेशा इन्फ्लेमेशन होता है। तो दो बात निकल के आई, पहली चीज़ एक तो लोकल रिस्पॉन्स है ये, दूसरा ये वेस्कुलराइज टिश्यूज में होता है, नॉन वेस्कुलराइज में कभी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ है टू एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो स्टिमुलेट कर दे, जो आपको एक्टिवेट कर दे, जो आपको सचेत कर दे, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस का मतलब है कि बाहर का कोई, जो बाहर का इफेक्ट करने वाला कोई फैक्टर है, बाहर से कोई आने वाला चीज़ है, वो एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। और जो अंदर से आने वाला है, जो हमारा बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, वो बिगड़ जाए तो एंडोजीनियस। एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर। तो अब क्या कहता है, तीन बातें समझ में आई।
एक तो ये कि लोकल रिस्पॉन्स है वेस्कुलाइज टिश्यूज में होता है, और वो जो फैक्टर होता है वो एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ इसमें और चीज़ निकल के आती है नेक्स्ट, टू लोकलाइज एंड एलिमिनेट द कॉजेटिव एजेंट। देखो ये किस लिए सारा कुछ करता है, यानी इसका पर्पज क्या है, ये बात निकल के अब आती है यहाँ से। इन्फ्लामेशन हमारा बॉडी करता है तो ये क्यों करता है, कोई ना कोई उद्देश्य से कोई ना कोई काम होता है, तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है, तो हमें जब कोई मारता है तो हम बचाव में या उससे बचाव करने के लिए या तो हम अपने शरीर को, हम अपने पूरे बॉडी को अलर्ट कर लेते हैं, सिकुड़ा लेते हैं, या कुछ करते हैं या वहाँ से भागते हैं, या फिर हम भी वार करते हैं, यही करते हैं ना। क्यों करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, खुद को बचाना और कम से कम नुकसान हो, यही होता है ना। और नुकसान हो तो केवल पूरे चीज़ को नहीं हो, केवल कुछ ही चीज़ को हो। जैसे अगर किसी ने ऐसे आपको मारने की कोशिश की तो आप कैसे करते हो, ऐसे कर लेते हो, राइट, अपने हाथ को ऐसे कर लेते हो, क्यों, ताकि आपका जो सर है वो बच जाए, वो डंडा है वो लग जाए, क्योंकि आपको तो मालूम है वो मार रहा है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो क्या आपको लगेगा, नहीं, आपके हाथ पे तो लग ही रहा है ना, लेकिन आपका सर बच गया। आपका पर्पस क्या रहा, लोकलाइज करना, यानी कि उस डंडे का असर पूरे शरीर पे ना हो, जहाँ पे आप नहीं चाहते वहाँ बिल्कुल ना हो, यानी आपके हेड रीजन पे ना हो, आपका हाथ पर हो तो वो चल जाए, यानी कि उसको लोकलाइज करना। बाहर का कोई फैक्टर है उसको पूरे शरीर पे असर नहीं डालने देना, अगर हो भी तो बहुत कम हो, पहला चीज़ ये, यानी कि उस इफेक्ट का जो उस चीज़ का जो इफेक्ट पड़े वो लोकलाइज में हो, पूरी बॉडी को उसको नुकसान नहीं उठाना पड़े, पहला चीज़ ये पर्पज होता है। और दूसरा, एलिमिनेट द कॉजेटिव एजेंट, जो भी इस चीज़ को कॉज कर रहा है, जो हार्म कर रहा है बॉडी को, उसको एलिमिनेट करना, यानी बाहर निकाल के फेंकना। दो पर्पज है, या तो लोकलाइज, पहला लोकलाइज करना और दूसरा एलिमिनेट करना, यानी कि बॉडी को जो भी नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को पूरे शरीर में नहीं होने देना, और जो भी नुकसान करने वाली चीज़ है उसको बाहर निकाल के फेंक देना, ठीक है। तीसरा पर्पज़ क्या है, एंड लिमिट टू टिश्यू इंजरी, और इस तरह से टिश्यू इंजरी लिमिट में करना, दैट मीन्स कम से कम करवाना, ताकि अधिक से अधिक सेल सुरक्षित रहे, कम से कम सेल का नुकसान हो, ठीक है। तो डिफिनीशन में ये बात समझ में आई कि ये इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन एक लोकल रिस्पॉन्स है, और वो लोकल रिस्पॉन्स वेस्कुलराइज टिश्यूज में होता है, और ये किस तरह के फैक्टर से होता है, तो एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस से हो सकता है। और इसका पर्पस क्या है, लोकलाइज करना उस इफेक्ट को, और उस कारण को एलिमिनेट करना, और साथ साथ टिश्यू इंजरी को लिमिट में रखना, कम से कम होने देना, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन का डिफिनीशन था। अब जब ये इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके कारण भी होंगे, कोई ना कोई कारण होगा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। तो इन्फ्लामेशन के कौन कौन से कारण होते हैं, तो अगर हम इसके कारण के ऊपर ध्यान दें तो इन हमारे सृष्टि में जितनी तरह की चीज़ें हैं नॉर्मली अगर हम देखें तो दो में डिवाइड हो जाता है, पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। कोई भी चीज़ कोई मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, कोई असर डालता है, तो या तो सजीव चीज़ होता है, या तो हमें कोई मारेगा तो कोई सजीव चीज़ मारेगा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ घुसेगा तो या तो सजीव चीज़ घुसेगा, या फिर कोई निर्जीव चीज़, या फिर सजीव निर्जीव का या निर्जीव निर्जीव का या सजीव सजीव का कोई मैकेनिज्म ही हमारे बॉडी के ऊपर असर डालेगा। दैट मीन्स अगर सजीव की बात करें तो जितने भी बायोलॉजिकल चीज़ है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई या कोई और पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, तो वो एक हो सकता है। दूसरा, अगर निर्जीव की बात करें तो कोई केमिकल हो सकता है, ये निर्जीव चीज़ ही तो है जो हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो कोई केमिकल में कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी को नुकसान करता है वो टॉक्सिन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट, कोई प्रेशर, प्रेशर क्या एक फिजिकल है, प्रेशर को देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, महसूस किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, दबाया, प्रेशर दिखाई दे रहा है, नहीं। प्रेशर दबने के कारण जो चेंजेज आ रहे हैं वो हम महसूस करते हैं,
वो दिखाई देता है, लेकिन जो प्रेशर लगता है वो महसूस किया जाता है, वो दिखाई नहीं देता। तो ये एक प्रोसेस में है, प्रेशर इज अ प्रोसेस। तो फिजिकल चीज़ें जो हमें अपीयर हो रही है, राइट, कोई रेडिएशन, इस सारा चीज़ क्या है, हमारी बॉडी के अंदर घुस सकता है या हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है। तो यानी पहला अगर देखें तो फिजिकल एक कॉज हो सकता है, दूसरा केमिकल कॉज हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, तीसरा बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये इंटरनल है, यानी एंडोजेनियस है या एक्सोजेनियस है, तो ये पता चलता है एक्सोजेनियस, ये बाहर के है ना। फिजिकल प्रेशर हो, रेडिएशन हो, कि हमारी बॉडी से बाहर किस लगता है, कोई टॉक्सिन्स है बाहर से होता है आमतौर पे, या कोई बायोलॉजिकल चीज़ें, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब कुछ बाहर से ना। तो सारा चीज़ हमारा किस तरह की कॉज है, ये एक्सोजेनियस। कौन सा? एक्सोजेनियस। और वहीं पे अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजिकल या जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल का मतलब है कि हमारा बॉडी का अपना जो इम्यून सिस्टम है जिससे वो रिस्पॉन्स करता है, वही गड़बड़ हो जाए, वही पहचान ना पाए कि मेरा अपना है, तो वो जो फैक्टर अगर डिस्टर्ब होता है तो उसको हम इम्यूनोलॉजिकल बोलते हैं। तो वो तो हमारा ही है। जेनेटिक फैक्टर या मेटाबॉलिक फैक्टर, जेनेटिक का मतलब क्या है, जो जीन से आ रहा है, जेनरेशन से आ रही है। जैसे कि दादा दादी, नाना नानी को जो हुआ वो हमारे मम्मी पापा को होगा, और मम्मी पापा को कोई परेशानी हुई तो उससे हम में होगा, और हमसे फिर हमारे अगले वाले जनरेशन्स को होंगे, यही होगा। तो जो एक जीन से आ रहा है तो क्या वो बाहर का फैक्टर है? नहीं, वो तो हमारे ही है ना। तो ये भी क्या, ये इंटरनल ही है, ये तो ये क्या है, एंडोजेनियस ही है। या कोई मेटाबॉलिक्स, मेटाबॉलिक का मतलब है जो हमारे बॉडी के अंदर हमारा अपना कोई मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, उसका हमारी बॉडी पे असर पड़ता है। उसका असर किस रूप में पड़ता है, वो हमारे बॉडी में जाता है, टूटता है, फिर जुड़ता है और उससे एनर्जी निकलती है। तो टूटकर फिर जुड़ के जो भी एनर्जी निकल रहा है, उस मैकेनिज्म को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमारी सेल को जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने पड़ते हैं। अगर वो तोड़ेगा नहीं मॉलिक्यूल को, फिर जोड़ के उससे एनर्जी नहीं रिलीज कराएगा, तो खाएगा क्या, जिंदा कैसे रहेगा? उसे एनर्जी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। यानी खाना खाना और पचना, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कहता है। तो इसमें वेस्ट भी निकलती है। तो अगर ये खाना को टूटना, पचाना, मेटाबॉलिक रिएक्शन में अगर कहीं दिक्कतें आती है, कहीं अल्टरेशन आ जाता है, तो वो हमारा बाहर का रहा बाहर का फैक्टर बनेगा कि अंदर का बनेगा? अंदर का बनेगा ना, वो तो हमारी बॉडी का ही है। तो वो भी क्या है, इंटरनल ही है। तो ये इम्यून सिस्टम वाला, दैट मीन्स इम्यूनोलॉजिकल और जेनेटिक, ये किस तरह का फैक्टर है, ये एंडो है, ये क्या, एंडोजीनियस है। और बाकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये एक्सोजीनियस फैक्टर है। यानी कॉज की अगर हम बात करें, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, डी फॉर डायबिटीज, एम फॉर मेलाइटस, यानी कि ये डीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं डायबिटीज को। तो ये क्या है, हमारा बाहर का थोड़ी है, अंदर का ही है। या तो जेनेटिक होता है या फिर मेटाबॉलिक्स होता है। जेनेटिक में जैसे कि किसी के मम्मी पापा को हुआ है तो मोस्ट चांसेस उसके बच्चे को होंगे, ये जेनेटिक कॉज हो जाता है। मेटाबॉलिक में जैसे कि अगर शुगर को, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अगर उसी शुगर को पचाने वाला एंजाइम जो इंसुलिन है, अगर किसी के बॉडी में कम बनता है, ख़राब बनता है, कम क्वांटिटी में बनता है, या उसकी क्वालिटी ख़राब होती है या बनता ही नहीं है, तो वही नहीं बचता, उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। यही चीज़ तो है। तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस में ही तो कहीं कमी हुआ है, ख़राब हुआ है वो, तो ये डीएमए कॉज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लामेशन के कॉज अगर हम देखें तो दो तरह के, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल है, और एंडोजीनियस में इम्यूनोलॉजिकल और जेनेटिक या मेटाबॉलिक है, राइट। तो इस तरह से कॉज समझ में आया। अगर आप इसके टाइप की बात करें कि कितने तरह का होता है, तो देखो, इन्फ्लामेशन जब भी होगा तो वो इन्फ्लामेशन कुछ समय के लिए होता है, और अगर उसका ट्रीटमेंट कुछ समय के लिए नहीं किया जाता, दैट मीन्स कुछ समय के अंदर अंदर उसका इलाज नहीं होता, और हमारा बॉडी अगर उसको नहीं समझ पाता या नहीं ठीक कर पाता है, और बाहर से कोई फैक्टर आया है, चाहे एक्सोजीनियस में कोई फैक्टर हो
या हमारा बॉडी का अंदर का एंडोजीनियस का कोई फैक्टर हो, अगर वो फैक्टर जितना समय तक, दैट मीन्स इसका पर्पज़ क्या, लोकलाइज और एलिमिनेट करना, अगर उसको लोकलाइज और एलिमिनेट नहीं कर पाया तो वो तो हमारी बॉडी में रहता ही रहेगा। कॉजेटिव एजेंट जब तक रहेगा जिसके कारण से वो इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, तब तक हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बनेगा। और जितना अमाउंट में रहेगा, वो जितना देर तक रहेगा उतना अमाउंट में फैलता भी तो जाएगा। तो उतना अमाउंट में फैलेगा तो लोकल से वो सिस्टमिक में भी बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी बेसिस पे इन्फ्लामेशन कितने तरह के बन गए, 2 तरह का। पहला ये कि एक एक्यूट जो कुछ समय के लिए हुआ और वह हमारा बॉडी या हमने कुछ दवाई ली उस चीज़ को, उस कॉजेटिव एजेंट को मारने के लिए, वो कॉजेटिव एजेंट मर गया और हमारा बॉडी नॉर्मल जैसे हो गया, ठीक हो गया। वो हो सकता है कुछ मिनट के अंदर, हो सकता है कुछ घंटे के अंदर, हो सकता है कुछ दिन के अंदर, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, उसके अंदर अंदर जो ठीक हो जाए। यानी कि कुछ मिनट से लेके 3 हफ्ते के बीच में जो इन्फ्लामेशन शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी जो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो। और जो इन्फ्लामेशन, ऐसा इन्फ्लामेशन जिसमें हमारा बॉडी उस कॉजेटिव एजेंट को बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से नहीं निकाल पा रहा है, तो वो हमारी बॉडी में लंबे समय तक बना रहेगा। जब इस केस में पहुंचेगा जिसमें हमारा बॉडी लगातार इन्फेक्ट होता जा रहा है, लगातार इन्फ्लामेशन के चपेट में है, तो इस तरह का इन्फ्लामेशन जो काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो जो लंबे समय तक परसिस्ट करेगा, क्रोनिक, और जो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, एक्यूट। ठीक है। अगर हम कुछ बातों को देखें इसमें, एक्यूट इन्फ्लामेशन की अगर बात करें तो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, इमीडिएट का मतलब कि तुरंत होगा। अगर यहाँ पे आपको सुई चुभा दिया जाएगा तो यहाँ पे सूजन तुरंत आएगा, ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे के बाद आएगा। अगर यहाँ आपको चींटी काट लेगा तो तुरंत यहाँ पे सूजन आएगी, तुरंत यहाँ चकत्ते पड़ जाएंगे। तो ये इमीडिएट रिएक्शंस होता है। ठीक है, समझ में आया बात ये। दूसरा अर्ली रिस्पॉन्स है, यानी कि बहुत ही फटाफट, तुरंत, अर्ली, बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है। तीसरा चीज़ क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, यानी कि ये इन्फ्लामेशन होगा तो ये नहीं है कि साल भर तक अब इंतजार कर रहा है कोई इन्फ्लामेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कुछ समय के लिए होगा फिर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर वो क्रोनिक में चला जाएगा। तो यानी कि इमीडिएट होता है, यानी तुरंत होगा, अर्ली होगा, फटाफट होगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये कुछ समय के लिए होगा। अगर हम इसकी पहचान करें तो देखो, लास्ट 4 कितने समय तक हो सकता है, यानी कि मिनट से लेके कुछ दिन तक हो सकता है। यानी कि 1 मिनट में भी शांत हो जाएगा, कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी लग सकता है। वो आदमी की इम्यून सिस्टम के ऊपर और वो कॉजेटिव एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। दूसरा कि वो व्यक्ति को जो इन्फ्लामेशन करने वाला फैक्टर है, चाहे एक्सोजीनियस है या एंडोजीनियस है, वो कितना ज़्यादा पोटेंसी वाला है, यानी कितना पावरफुल है। ठीक है ना, उसी के अनुसार ये समय लेता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ को चोट लग जाती है तो पूरा फूल जाएगा तुरंत ही, और कुछ को चोट लगता है कुछ नहीं फर्क पड़ता है, होता है ना। तो वो बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स करता है। कुछ लोग मौसम चेंज होते हैं उसको सर्दी खांसी जुकाम गला पकड़ने लग जाता है, और कुछ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता इन्फ्लामेशन, और हो भी जाए तो 1-2 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाए। किसी को बुखार लग जाए या सर्दी खांसी जुकाम के कारण बुखार लगा है तो देखोगे कि वो 1-2 दिन के अंदर वो खुद ही ठीक हो जाता है, और कुछ को बिना दवाई लिए तो ठीक ही नहीं हो सकता, और वो भी दवाई में कई दफ़ा नॉन स्टेरॉइड काम ही नहीं करता, उसको स्टेरॉइड ही लेना पड़ता है, तभी जाके वो ठीक होता है। और अगर एंटीबायोटिक अगर चला रहे हैं, अगर कॉमन कोल्ड कोई, जैसे कि खांसी की अगर बात बोलते हैं इसमें तो एंटीबायोटिक नहीं है, हालांकि कॉमन कोल्ड के बारे में कोई और अगर चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक ले रहा है, चाहे कोई भी एंटीवायरल ले रहे हैं, कोई मेडिसिन या एंटी इन्फ्लामेटरी ले रहे हैं, अगर कम डोज में नहीं ठीक होता तो ज़्यादा डोज भी लेनी पड़ती है। तो वो पर्सन के इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, और इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं रहता। मैं इम्यून सिस्टम पे एक वीडियो बनाऊंगा अभी आपको कि इम्यून सिस्टम क्या है और कितनी तरह का होता है।
तो पर्सन के इम्यून सिस्टम के ऊपर, और इम्यून सिस्टम वैरी करता रहता है। कभी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बहुत ख़राब हो जाता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और कैसे होता है जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा ये इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसको अगर हम कहें तो ये कुछ मिनट से लेके कुछ दिन तक ये परसिस्ट करता है, रहता है। अगर हम ये कहें इसको ये किस तरह से कैरेक्टराइज होता है, तो इसमें लिखा हुआ है एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स या प्लाज्मा प्रोटीन, पी फॉर प्लाज्मा और प्रोटीन प्लाज्मा, ठीक है। एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड या प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जब इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो इसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ होता है बॉडी के सेल के अंदर, वो ये होता है कि जो प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो रिलीज होने लग जाता है, और दूसरा जो फ्लूइड है वो बहने लग जाता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि सपोज करो ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मान के चलो। इसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे आ रहे हैं जो इस प्लाज्मा के अंदर मिले हुए, जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, और इसके अंदर वाटर भी है, यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड भी है। जब यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन होगा, टिश्यू की इंजरी होगी, तो क्या होगा, जब टिश्यू की इंजरी होगी तो ये बर्स्ट होगा, और जैसे ही बर्स्ट होगा तो फटेगा इसकी सारा कंटेंट। मान लो अगर इसका इंजरी हो जाता है, इन्फ्लामेशन में तो इंजरी होगा तभी तो रिस्पॉन्स करेगा, ये बाहर आएगा और यहाँ पे सारा कंटेंट यहाँ निकलेंगे। जैसे ही कंटेंट निकलेगा वैसे हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर चल रहा और या आसपास सभी की तरफ मेडिएटर लग होते हैं, मेडिएटर जो बीज का काम करते हैं, यानी कि इस रिस्पॉन्स को सिग्नल भेजने का जो काम करते हैं। वो मेडिएटर रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही कंटेंट निकलेगा उस कंटेंट को वो मेडिएटर डिटेक्ट कर लेगा, उसके पास रिसेप्टर रहेंगे। वो रिसेप्टर जैसे डिटेक्ट करेगा उस कंटेंट को, और डिटेक्ट करके तुरंत इस ब्लड के अंदर जो भी चल रहा है इन्फ्लामेशन करने वाला मटेरियल, उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो फिर ये जो कंटेंट से वो इन्फ्लामेशन करेगा वो तुरंत बाहर निकालेगा। और वो जो मेडिएटर होते हैं वो अधिकतर इंटरल्यूकिन या इंटरफेरॉन होते हैं। ये सारे मेडिएटर होते हैं जिसका अपना अलग अलग काम होता है। और यहाँ पे जो रिलीज होगा, जो इस इन्फ्लामेशन को करने के लिए सबसे पहले आएगा, वो हमारे WBC के सेल होंगे, जिसमें सबसे पहले आने वाला होता है उसका नाम है न्यूट्रोफिल। उसके बाद मैक्रोफेज वगैरह और सारी चीज़ें, टी सेल, बी सेल, जो भी चीज़ आना है वो आएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें लिखा हो जैसे एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड या प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर पानी है, इसके अंदर भी, बाहर भी पानी है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर भी प्रोटीन है। तो इसके अंदर एक प्रेशर बना हुआ है पानी का और प्रोटीन का, इसके बाहर भी पानी का और प्रोटीन का बना हुआ है। ये वेसल्स रहा, ये बाहर की चीज़ें रही। इसके अंदर पानी का, वाटर मीन्स H अगर हम बात करें तो यहाँ पे पानी, वाटर का, प्लस में प्रोटीन का, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इनका एक प्रेशर बना हुआ है। इसके अंदर भी वाटर है, पानी है, और इसके अंदर भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, इसका बना हुआ, इसके अंदर प्रोटीन है। तो क्या होता है, इसका प्रोटीन और इसका प्रोटीन और इसका वाटर, अगर इस बाहर का, यानी एक सेल के बाहर वाटर और प्रोटीन का एक प्रेशर बनता है, जिसमें वाटर का अपना अलग प्रेशर होता है, प्रोटीन है तो ये भी कुछ प्रेशर बनाता है। तो इसका अलग प्रेशर, इसका अलग प्रेशर, इन दोनों को मिला के एक नेट प्रेशर बनता है। इसके अंदर भी वाटर का अपना अलग प्रेशर है, प्रोटीन का अपना अलग प्रेशर है, और इन दोनों को मिला के एक नेट प्रेशर बनता है। जब अंदर का नेट प्रेशर और बाहर का नेट प्रेशर बैलेंस रहता है तो एक्सचेंज नहीं होता कोई चीज़। अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो सारा के सारा पानी हो, प्रोटीन हो, जितने चीज़ है सब अंदर से बहने का नहीं। प्रेशर ज़्यादा इधर अंदर से पड़ेगा तो रिस के जाएगा बाहर, ये सब बाहर जाने लग जाएगा।
अगर ये बाहर का प्रेशर और वाटर का और ये प्रोटीन का, इनका रिजल्टेंट प्रेशर अंदर का रिजल्टेंट प्रेशर से अगर ज़्यादा हो जाए, यानी बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले से ज़्यादा हो जाए, तो अंदर की चीज़ें सब इसके अंदर आने लग जाएगा। इस तरह से होता है। तो जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे फ्लूइड का और प्लाज्मा प्रोटीन का एक्सुडेशन का मतलब है निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे पंक्चर हुआ है तो इसके अंदर से जो भी कंटेंट रिलीज होगा, वाटर, प्रोटीन, सारा का सारा चीज़ बाहर आएगा। और पहले जैसे बाहर आएगा, चारों तरफ ये फैलेगा ना, पानी भी फैलेगा, इसके अंदर का प्रोटीन भी फैलेगा। तो इस सारा प्रोटीन और पानी जितना इसमें होना चाहिए, एक तरह से बाढ़ आ जाएगा ना यहाँ पे। जब बाढ़ आ जाएगा तो क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा ना पानी का यहाँ पे चारों तरफ से, ये डूब जाएंगे सारे सेल पानी में। जब पानी में डूब जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पानी पानी रहेगा। तो अगर कहीं इन्फ्लामेशन होगा तो क्या करेगा, जब पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ, फूल जाएगा, यानी कि सूजन आ जाएगी। तभी तो लेवल बढ़ जाएगा ना यहाँ पानी का, तो पानी निकल नहीं रहा, दैट मीन्स यहाँ पे सूजन आ जाएगा, यानी कि वो वाला एरिया सूज जाएगा। और धीरे 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 अब इसको खाली करने के लिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो सारा पानी रिस रिस के घरे में नहीं जाएंगे। बाढ़ आती है गांव देहात में, और अगर बाढ़ आता है तो पूरा लेवल बढ़ जाता है ना, ट्रांसपोर्ट का सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब नहीं हो जाता, आवागमन सब प्रभावित हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ चारों तरफ पानी ज़्यादा अमाउंट में अगर हो जाएगा, प्रोटीन भी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो सारा सिस्टम नहीं बिगड़ जाएगा। यानी यहाँ जितने घर बने हुए हैं, या दैट मीन्स जितने भी सेल हैं, उसके पास न खाना जाएगा और अंदर की चीज़ें न बाहर आएगा। जैसे कि बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो लोग फंस जाते, जो गांव फंस जाता है, उस गांव के लोगों का बाहर मार्केट से, बाहर के लोगों से एक जो जुड़ाव होता है कट जाता है। तब तक के लिए कट जाता है जब तक पानी कम नहीं हो जाए। हो जाता है ना, जैसे कुछ लोग के पास राशन नहीं है तो खाना नहीं बना पाते, भूखे मरने लग जाते हैं। कुछ लोग दूसरे से राशन लेके खाते हैं, लेकिन कब तक, कुछ ही दिन तक जीवित रह सकते हैं ना। अगर महीना 2 महीना तक अगर रह गया और राशन ना हो, सब कुछ गिला हो, तो साथ साथ ये भी चीज़ें होती है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। लोग लैट्रिन पेशाब करते हैं और वो सारा के सारा गंदगी घर में ही रह जाता है, घर के आसपास के एरिया में ही रह जाता है। बाहर जाता है तो बाहर तो पानी ही पानी है, वो जाए तो जाए कहाँ, छत पे ही अटके रह जाते हैं या घर के अंदर ही दबे रह जाते हैं। लैट्रिन भी करना है, पेशाब करने, क्योंकि बॉडी का तो सिस्टम है। बॉडी को बाहर के बाढ़ से क्या लेना देना, उसको थोड़ी मालूम है कि बाहर का बाढ़ आया तो भाई अब लैट्रिन ना बने, पेशाब ना हो। वो तो अपना मैकेनिज्म करेगा, नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तो सेल तो अपना मैकेनिज्म करता ही है। ठीक उसी तरह जब ये अपना मैकेनिज्म कर रहा है तो इसको जिंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए। जैसे कि बाढ़ में फंसा हुआ आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए, और उसके शरीर से जो भी गंदा चीज़ निकल रहा है, लैट्रिन, पेशाब, उसको बाहर निकालने के लिए एक जगह भी चाहिए। तो उसको खाना भी नहीं मिल पाता और बाहर निकालने की जगह नहीं होती, इसीलिए खाना नहीं मिलने से भूख से मरता है। और बाहर जो भी गंदगी होती है नहीं निकाल पाता, आसपास की चीज़ों में कर देता है, तो वहाँ इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इन्फेक्शन से मरता है। ठीक ऐसा ही चीज़ें आता है। तो यहाँ पे जब सेल को, एक तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया, उस कारण से ट्रांसपोर्ट का सारा वैस्कुलरिटी गड़बड़ हो गया ना, तो इसके कारण से मेन सप्लाई तो यहाँ है, इस सेल को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो सेल होने लग जाता है, फूलने लग जाता है, और ये सब भूख से मरने लग जाते हैं। दूसरा चीज़, इस सेल के अंदर जो भी वेस्ट चीज़ें निकल रही है, वो वेस्ट चीज़ें अंदर के ही अंदर रह जाती हैं। तो वेस्ट चीज़ें कब तक रखेगा अंदर, 2 घंटा 4 घंटा, फिर उसके बाद क्या, वो वेस्ट चीज़ ही उसको मार देगा। जैसे कि एक इन्फेक्शन एक बाढ़ में फंसे हुए आदमी को मार देता है ना, ठीक उसी तरह से ये सब मारने लग जाएंगे। सेल कम से कम नुकसान हो तो सरकार क्या करती है, सरकार यही क्या चाहती है ना, कि कम से कम लोग की जान जाए, कम से कम प्रभावित हो, कम से कम लोगों को मुसीबत आए, यही प्रयास करती। चाहे कोई भी सरकार हो, हर एक सरकार का यही प्रयास होता है, जितना वो कर सकती है लोगों की जान बचाना। हर एक उस व्यक्ति का यही प्रयास होता है कि लोगों की जान बचाना। तो हमारा जो मेन सप्लाई है, हमारा बॉडी क्या करेगा, यही कोशिश करेगा कि मैक्सिमम बचाव हो, कम से कम नुकसान हो। तो इसके लिए फटाफट यही जो एनडीआरएफ की टीम जाती है ना,
आपदा प्रबंधन वाले जितने टीम है फटाफट जाता है ना, उन लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, उन लोगों को टेंट देते हैं और बहुत सारा चीज़ सुविधा देते हैं ना, डॉक्टर की सप्लाई कराते हैं, नर्स भेजते हैं, तरह तरह की चीज़ें दी जाती है। टेम्पोररी जो टॉयलेट वगैरह है वो बना दिए जाते हैं ताकि लोग अच्छे से अपना वेस्ट है अपनी बॉडी का सारा निकाल सके। इस तरीके से कर ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। हमारा बॉडी भी यही करता है। और इन सब को पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक मैसेंजर होता है ना जो जाके बताता है उस सरकार को या उस वहाँ का जो प्रशासक होता है प्रशासन को कि हाँ यहाँ पे ये बाढ़ आई है, वहाँ पे ये आया है, बताता है ना, मैसेज देता है। जैसे कि जितने न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ये सब हो गए, होते हैं ना, मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मीडिएटर होते हैं, यानी कि जितने न्यूज़ वाले सूंघ लेते हैं ना कहाँ पे क्या क्या घटना घटी है, कहाँ पे क्या हुआ है, और फिर आगे बताते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे मीडिएटर होता है और वो आगे जाके इसको इन्फॉर्म करते हैं। और तब बॉडी हमारा यहाँ से, अगर पानी यहाँ ज़्यादा है तो पानी को खींचता है, अगर यहाँ प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन को खींचता है, कहीं टूट फूट हुआ है तो उसका रिपेयर करता है, यानी सारा प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इन्फ्लामेशन के अंदर जो चीज़ें होता है सेम बाढ़ के कंडीशन में जो होता है वैसा है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लामेशन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है। यानी हम इसको तो इसमें क्या होता है, यानी फ्लूइड निकलता है और प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसका एक्सुडेशन होता है, बाहर का निकलना होता है। क्यों? क्योंकि फट गया है, ये बाहर आएगा तो इसको फिर खींच लेते हैं और जो न्यूट्रोफिल जाता है, जो भी यहाँ पे ख़राब हुआ है उसको खा पचा के डैमेज जो भी सेल हुआ है उसको रिपेयर करता है। ठीक है, ताकि आगे वाली चीज़ें कम से कम नुकसान हो। अब अगर हम बात करें क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन के अपोजिट है। यानी कि ये अर्ली था और इमीडिएट था तो ये लेट रिस्पॉन्स करता है। कैसा है? लेट रिस्पॉन्स करता है, यानी कि बाद में होता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये थोड़े दिन के लिए नहीं होता, लंबे समय तक ये होता है। यानी कि अब ये मिनटों में या घंटों का नहीं होता और कुछ दिन का नहीं होता, कुछ दिन से सालों तक का हो जाता है। यानी कि 21 दिन के बाद, यानी 3 हफ्ते से ऊपर का, 2 से 3 हफ्ते के ऊपर का कोई भी चीज़ अगर जा रहा है इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ इन्फ्लामेशन 2 से 3 हफ्ते से ऊपर क्रॉस कर गया तो क्रोनिक में चला जाता है। 2-3 हफ्ते तक है, कुछ मिनट से लेके 2-3 हफ्तों तक है तो एक्यूट कहलाएगा। लेकिन 3 हफ्ते से ऊपर जैसे चला गया, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, या फिर यूँ कहो साल भर, 2 साल, जितना भी लंबा खींचे वो उतना ही ज़्यादा क्रोनिक। और जितना ज़्यादा क्रोनिक उतना ही कम पॉसिबिलिटी होती है ठीक होने की। एक्यूट में कोई भी बीमारी की अधिक से अधिक चांस होता है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन जब वो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है या इन्फ्लामेशन क्रोनिक स्टेज में बढ़ जाता है तो उसके उतना ही कम चांस हो जाते हैं उसे ठीक होने के। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसका कैरेक्टराइज करें तो ये तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है और लेट रिस्पॉन्स देता है। दूसरा इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा समय लगेगा सेल को तो उतना ही नुकसान होगा ना, उतना ही सेल मरेंगे। यानी टिश्यू का जो डिस्ट्रक्शंस है उतना ही ज़्यादा इसमें होता है। यानी इसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शंस होता है और इसमें ना भी हो और हो तो कम से कम होता है एक्यूट में। अगर हम बात करें एक्यूट इन्फ्लामेशन की, अगर हम टाइप देखें कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कितने तरह का होता है, इससे पहले अगर हम इसका साइन सिम्टम्स देखें तो एक्यूट इन्फ्लामेशन को हम पहचानेंगे कैसे? कुछ ना कुछ लक्षण शो करता है, कुछ ना कुछ अपीयरेंस देता है जिस पे हम देख के ये जानते हैं कि इसके अंदर ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है। राइट, एक होता है लक्षण और एक होता है लक्षण ही 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है देखने वाला और एक होता है दिखाने वाला। जिस मरीज को हुआ है और वो दिखा रहा है कि लो मुझे ये चीज़ हुआ है, या वो जो कह रहा है कि लो मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, या मेरा यहाँ सूज गया, मेरा वहाँ सूज गया, मुझे ये परेशानी हो रही है, जो मरीज बताता है वो सिम्टम्स, और जो देखने वाला देखता है दैट मीन्स एक डॉक्टर जो देखता है कि ये अच्छा ये चीज़ हुआ, अच्छा वो चीज़ हुआ है, तो वो साइन। तो कुछ साइन होते हैं जिस बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि इसको एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है। तो कौन कौन से साइन है? कुछ 5 साइन है। पहले 4 साइन थी, हर एक इन्फ्लामेशन की 4 बेसिक साइन थी। अब उसमें से एक और साइन ऐड कर दिया गया है, लॉस ऑफ फंक्शन। तो कुल मिला के 5 साइनें बन गई हैं। पहला किस तरह का साइन आता है? रेडनेस। रेडनेस यानी जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा
तो वहाँ पे लाल पड़ जाएंगे। और लाल पड़ने का मैंने कारण बता रखा है कि यहाँ पे वेसल्स की सप्लाई बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे मीडिएटर ने मैसेज दे दिया तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सप्लाई बढ़ जाएगा ना, फटाफट फटाफट हीमोग्लोबिन आएंगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाएगी ना उसकी। तो हीमोग्लोबिन लाल कलर का है, जब हीमोग्लोबिन जितना आएगा वो तो लाल लाल दिखेगा उतना ही ज़्यादा। अरे पुलिस की गाड़ी जितनी आएगी उतना ही देगा ना, पुलिस की गाड़ी का वो क्या होता है कलर, या गाड़ी उसका अपना सिटी होता है या उसका अपना एक लाइट होता है ना, उतना ही ज़्यादा दिखेगा। ठीक उसी तरीके से हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा आएगा इस वेसल्स में उतना ही यहाँ लाल दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो गया तो यहाँ हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन लाल होता है इसलिए ये चीज़ लाल हो जाएगा, यानी लाल अपीयरेंस देता है, काला इसीलिए नहीं देता। कुछ समय के बाद जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, यानी वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, तब वो काला दिखने लग जाता है। यानी कि खून यहाँ पे फट के निकल गया है, यानी कि यहाँ की अगर वेसल फट गई है, काला देखने का मतलब है यहाँ की वेसल्स फट गई है, बाहर निकल गया है और वो ऑक्सीडाइज हो गया है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल के ऑक्सीडाइज हो गया है, उसमें रिएक्शंस आ गए हैं, तब वो काला रंग का दिखाएगा। ठीक है। ठीक उसी जैसे कि एक केस होता है मलेना। मलेना का मतलब होता है कि लैट्रिन का काला होना। लैट्रिन आमतौर पे ब्राउन रंग का होता है, भूरे कलर का होता है, ना ज़्यादा पीला ना ज़्यादा लाल, पीले लाल का मिक्सचर, वो ब्राउन या भूरे रंग का बोलते हैं। लेकिन जब पेट के किसी भी हिस्से में, चाहे ऊपर का हिस्सा हो नीचे का हिस्सा हो, आमतौर पे ऊपर का हिस्सा या बीच का हिस्सा, नाभि के ऊपर वाले हिस्से में कहीं पे अंदर वेसल्स फट जाती है, ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो वो खून निकलता है और वो खून अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम के पड़ने से वो टूटता है या डाइजेस्ट होता है और इसी कारण से उसका रंग काला हो जाता है। तो लैट्रिन के साथ मिल के लैट्रिन का कलर बदल देता है और लैट्रिन का कलर फिर काला दिखने लग जाता है। अगर किसी मरीज़ को लैट्रिन का कलर काला है, इसका मतलब है उसके पेट में कहीं घाव या फोड़ा है, जो थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। उसी तरह से लैट्रिन का रंग पीला हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन निकलने लग जाता है, वो पीले कलर का होता है तो सबको पीला कर देता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन ज़्यादा आता है इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में लाल हो जाता है। इसको लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, रूबर बोलते हैं। रूबर का मतलब यही होता है रेडनेस। दूसरा है स्वेलिंग। स्वेलिंग होने के कारण मैंने बताया यहाँ पे पानी बढ़ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ट्यूमर भी ऐसे बोला जाता है। तीसरा है हीट। जब यहाँ पे आवागमन तेज हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी तो बढ़ेंगे, उस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, हीट पैदा होती है, इसको कलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पेन। पेन का मतलब दर्द। यहाँ पे नर्व की भी तो सप्लाई है। अब यहाँ पानी ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे जैसे बिजली के तो खंभे होते हैं, बाढ़ जहाँ आएगी गांव देहात में बिजली खंभे नहीं है, अब बाढ़ आएगा वो टूट टाट के गिरेंगे तो शॉक सर्किट नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जितने नर्व की सप्लाई उसमें भी तो शॉक सर्किट होंगे, तो इसके कारण से दर्द भी होगा, यानी कि दर्द भी होता है। और जब शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो चीज़ पूरा कट जाता है ना, काम करना बंद करता है, यानी लाइट ही नहीं आ रही, एक हफ्ते तक लाइट नहीं आती, पूरा ऐसा लगता है फंक्शन ही ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी ठप सी पड़ जाती है। तो इसलिए फंक्शन उस एरिया का लॉस हो जाता है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन, यानी जहाँ पर होगा वहाँ का फंक्शन लॉस हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 5 साइन होते हैं जिससे हम किसी इन्फ्लामेशन को हम पहचान करते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी टाइप की बात करें एक्यूट इन्फ्लामेशन की, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन भी अपने अलग अलग तरीके का होता है। कहीं पर एक लेयर से बना देती है, कहीं से पतली लेयर बना देता है, कहीं पे ज़्यादा लेयर बना देता है। इसके टाइप के पे अगर ध्यान दें तो पहला टाइप है सीरस। सीरस का मतलब है आउट पावरिंग ऑफ थिन फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा इन्फ्लामेशन जिसमें से पतला पतला फ्लूइड निकलता हो। जैसे कि अगर यहाँ जल जाता है, फोड़ा पड़ जाता है, तो उसमें से पतला फ्लूइड निकलता है ना, पानी पानी जैसा निकलता है, वो एक्चुअली में पूरा पानी भी नहीं होता और पूरा कोई जैसे कि पस है वो भी नहीं होता है ना, तो पतला फ्लूइड निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरस। जैसे सीरस फ्लूइड हमने पढ़ा है ना, हर एक
ऑर्गन का, जैसे कि हमारा लंग्स है, लंग्स का चारों तरफ एक लेयर है, फिर उसके अंदर सीरस फ्लूइड है, फिर दूसरी लेयर है ना। तो उस तरह के सभी ऑर्गन में है सीरस फ्लूइड होता है। तो वो जो सीरस, इसीलिए इसका नाम बोला गया है, एक थीन जो पतला फ्लूइड होता है वो निकलने लग जाता है, जैसे कि जलने पे फोड़ा पड़ जाता है उसके अंदर जो फ्लूइड निकल रहा है। तो उस तरह का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? सीरस इन्फ्लेमेशन। यानी जलने पे जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कौन सा है? सीरस इन्फ्लेमेशन, एक्यूट का सीरस। दूसरा होता है फाइब्रस इन्फ्लेमेशन, यानी एक्सुडेशन ऑफ फाइब्रिनोजन, यानी कि जहाँ पे फाइब्रिनोजन जैसा लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है? ये लार्ज प्रोटीन है, बड़ा साइज का प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन या लार्ज मॉलिक्यूल। जब बड़ा मॉलिक्यूल निकलने लग जाता है तो उस केसेस में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस इन्फ्लेमेशन। जैसे कि मान लो यहाँ कहीं कट जाए, कटने के बाद यहाँ पे फाइब्रिनोजन निकलने लग जाता है, तभी वो ब्लीडिंग होना बंद होता है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, और कहीं कट जाए, कहीं कट मार्क लग जाए तो उसको सबसे पहले एक नेटवर्क जाल बनाता है। जैसे कि अगर कहीं सड़क टूट जाती है तो लोहे के अलग अलग जाल बनाए जाते हैं ना, फिर सीमेंट वगैरह डाल के किया जाता है ना। तो जो स्केलेटन बनाता है, जाल बनाने का जो काम करता है, यही फाइब्रिनोजन करता है। ठीक है ना। तो जहाँ पे फाइबर जैसा हो जाए, जैसे कि कट वट का एक एग्जांपल मैं बताऊं, तो उसमें जो इन्फ्लेमेशन होगा वो कौन सा होगा? फाइब्रिनोजन। ठीक है। ठीक उसी तरह से सपुरेटिव इन्फ्लेमेशन, सपुरेटिव क्या कहलाता है? सपुरेटिव का मतलब है कि जहाँ पे पस निकलने लग, जहाँ पे गड्ढे पड़ जाए और वहाँ से मवाद निकलने लग जाए। जैसे अगर कहीं पे कोई घाव हो जाता है, काफ़ी बड़ा घाव हो जाए, काफ़ी लंबे समय तक घाव हो जाए, छोटा ही घाव हो, कुछ समय के लिए घाव हो, हम एक्यूट पढ़ रहे हैं तो कुछ समय की ही काउंट करेंगे। तो वहाँ कुछ घाव ऐसा होता है उसके अंदर से पीले पीले कलर का पस निकलने लग जाता है। उस पस में वहाँ का मरा हुआ सेल होता है, उसके अंदर मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो इन्फ्लेमेशन करने वाले मैकेनिज्म है वो भी होते हैं, कुछ और केमिकल्स होते हैं, कुछ और प्रोटीन और वाटर के कंटेंट भी होते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया वायरस में से कोई पैथोजन है तो वो भी उसके अंदर मिला हुआ होता है। यानी जिसमें पस का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ पस, यानी जिसमें एप्सिस बन जाए। एप्सिस का मतलब गड्ढा पड़ जाए और उसके अंदर पस निकलने लग जाए, उसके अंदर मवाद भर जाए, जिस इन्फ्लेमेशन से मवाद निकलता है उसको हम सपुरेटिव इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कैटेरल इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या लिखा है? माइल्ड या सुपरफिशियल। जैसे कि आपका मौसम चेंज होता है और मौसम चेंज होते ही आपने देखा होगा गले में खराश आने लग जाती हैं, जैसे कि आज मेरा गला ख़राब है। तो जब ऐसा केसेस होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, हमारा ट्रेकिया है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, पूरा गला से लेके ये ट्रेकिया वगैरह जितना, ये पूरा इन्फ्लेम कर जाता है। तो इस तरह का जो इन्फ्लेमेशन हो, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फ्लेम करता है, ट्रेकिया को मेनली इन्फ्लेम करे, गले को इन्फ्लेम करे, इस तरह का इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं? कैटेरियल इन्फ्लेमेशन। ठीक है ना। जैसे कि जो माइल्ड हो सकता है, हल्का फुल्का हो सकता है। अब जुकाम हुआ है, गले में भारी आवाज़ हो गई है, हमेशा थोड़ी रहेगा, आज है चाय वाय पियोगे, कुछ खा पी लोगे गर्म चीज़ें, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये। या फिर सुपरफिशियली होता है। सुपरफिशियली मतलब कि जैसे कि मान लो मौसम चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है आपकी बॉडी में, ऐसा लगे खुजली सा हो गया या दाने दाने से पड़ रहे हैं, इस तरह का जो इन्फ्लेमेशन, ये सुपरफिशियली हो सकता है। URTI का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, U मीन्स अपर, R फॉर रेस्पिरेटरी, T फॉर ट्रैक, I फॉर इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है ना, जैसे ट्रैकिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सीडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लामेशन। देखो इसमें क्या लिखा है? फॉर्म्स सीडोमेम्ब्रेन ऑन इन्फ्लेम्ड टिश्यू, यानी कि जहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे आपको लगेगा कि एक मेम्ब्रेन, एक लेयर सी बन गई है, लेकिन एक्चुअली में वो लेयर होती नहीं है। लेयर की जो डिफिनीशन में वो आएगा नहीं, वो लगेगा आपको लेयर बन गया है, ऊपर से एक लेयर चढ़ गई है, लेकिन वो होता नहीं है। तो उस तरह का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब ये स्यूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लामेशन। यानी कि आपको एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ आपको महसूस होगा, किसके अंदर एक मेम्ब्रेन से चढ़ गई है। जो भी म्यूकस लेयर होते हैं, जैसे कि छाले पड़ जाना, मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना, एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, तो क्या है? वो स्यूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लामेशन, वो भी इन्फ्लामेशन ही है।
राइट। तो इस तरह से एक्यूट इन्फ्लामेशन इतने तरह के होते हैं। उसी तरह से अगर हम क्रोनिक की बात करें कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण क्या होते हैं, अब क्रोनिक पे बात करते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का जो मेन कारण होता है वो कभी भी होगा तो एक्यूट इन्फ्लामेशन से ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, ऐसे नहीं होता शुरू में एक्यूट फिर बाद में क्रोनिक में परसिस्ट करता है। देखिए पहला है परसिस्टेंट इन्फेक्शन, कोई एक ऐसा इन्फेक्शन जो लंबे समय तक बना हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा हो, जा नहीं रहा हो, काफ़ी लंबे समय से बना हुआ हो, तो इस तरह के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। यानी कि इसका ये पहला कारण है परसिस्टेंट इन्फेक्शन, यानी कोई इन्फेक्शन लंबे समय तक बना हुआ उससे जो इन्फ्लामेशन होगा। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, मान लो कोई रेडिएशन है या कोई केमिकल है या कोई फिजिकल चीज़ है, किसी भी चीज़ का लंबे समय तक एक्सपोजर पड़ रहा है। मान लो अगर यहाँ पे अगर किसी चीज़ का बार बार दबाव ही रहता है, दबाव ही रहता है, जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं जो लोग, तो नमाज़ पढ़ने वाले लोगों का यह घुटना है, टखना है, वहाँ काला काला पड़ जाता है, किसी किसी का सूजन आ जाता है। तो उसमें क्यों होता है, क्योंकि वो डेली उसी पोजीशन में नमाज़ पढ़ते हैं, जब सजदा करते हैं तो जाते हैं उनके घुटना नीचे दब जाता है और टखना है वो दब जाता है, तो उसमें काला पड़ जाता है, जिसको बोलते हैं ना ठेली पड़ जाना। तो भी किस तरह का इन्फ्लेमेशन है, अगर ठेली में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, दर्द होने लग जाए, तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है प्रेशर का। ठीक उसी तरह से अगर कोई एक टेक्नीशियन है या हॉस्पिटल में काम करने वाला एक डॉक्टर या कोई है जो रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करता है और उसको रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा है, सीटी स्कैन करने वाला एक टेक्नीशियन है, वो सीटी स्कैन कर रहा है या रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट है, तो उसको बार बार रेडिएशन के टच में अपने आप को रखना पड़ता है, हर एक एक्सपोजर में जाना पड़ता है या करना पड़ता है, तो इससे उसको बार बार एक्सपोज मिल रहा है, उससे अगर उसको कोई इन्फ्लेमेशन होती है, लंबे समय तक बना हुआ है, तो वो भी क्या कहलाएगा, क्रोनिक। यानी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर किसी चीज़ का हो सकता है, या कोई एक डॉक्टर है जो बार बार किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को लिए पड़ा है या उसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ है। एक डॉक्टर के पास तो तरह तरह के मरीज आते हैं, तरह तरह के केसेस लेके आते हैं, उनके पास तरह तरह के इन्फेक्शन, तरह तरह के कॉज वाले डिजीज़ होते हैं, तो उसके अगर कोई एक्सपोजर उसको मिल जाए तो ये प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो गया, ठीक है ना। यानी कि किसी चीज़ का लंबे समय तक अगर एक्सपोजर पड़ता है तो उससे भी जो इन्फ्लामेशन होती है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। नेक्स्ट इसका कारण होता है प्रोग्रेशन फ्रॉम एक्यूट, यानी कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है, अगर यही एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर ट्रीट नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो यही प्रोग्रेस करके यही बढ़ के पूरा ये क्रोनिक में बदल जाता है। नेक्स्ट होता है ऑटो इम्यूनिटी, हमारा बॉडी का वही, अगर हमारा बॉडी का ऑटो इम्यूनिटी, यानी ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का, इम्यूनिटी मतलब बचने की जो क्षमता है वो, तो हमारा खुद का बचाव करने की जो क्षमता हमारी बॉडी का है, वो अगर खुद को ना पहचान पाए, कहे कि नहीं खुद का चीज़ नहीं है, पराया है, तो उससे जो इन्फ्लामेशन होगी क्या कहलाएगा, ऑटो इम्यूनिटी। जैसे कि गाउट, गाउट हो गया, गाउट एक डिजीज़ होती है। फिर उसी तरह से जैसे कि जोड़ों का दर्द होता है, र्यूमेटिड अर्थराइटिस, अगर किसी को अर्थराइटिस होता है जोड़ों का दर्द में ना बार बार सूजन रहती है, जिसमें बॉडी हमारा पहचान ही नहीं पाता, उसे लगता है कि बाहर का है, और वो आदमी हमेशा उस चीज़ से परेशान रहता है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी वाला डिजीज़ है। गठिया का जो रोगी होता है, कहते हैं ना लोग मैं गठिया का ठीक कर देता हूँ, नौटंकी है। अगर ऑटो इम्यूनिटी वाला है तो कैसे ठीक होगा, क्योंकि उसका बॉडी खुद कर रहा है भाई, अगर आप उसको दे दोगे तो कुछ समय के लिए शांत करा सकते हो, उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस कर दोगे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले मेडिसिन दे दोगे, इम्यून सिस्टम काम कम करेगा, तो जब तक ठीक रहेगा, फिर दवाई का असर हटेगा, हमारा इम्यून सिस्टम फिर से काम करने लग जाएगा, फिर से परेशानी। इसीलिए गठिया के मरीज को जिनको घुटने में अधिकतर दर्द रहता है, उसका अधिक इलाज नहीं है, जो रिमेटिक अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं। क्यों इलाज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वही दिक्कतें आ जाती है। अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो दो तरह का है, नॉन स्पेसिफिक और तीसरा है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है जो कोई खास डिजीज़ के लिए नहीं हुआ हो, नॉन स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक का मतलब है जो किसी खास डिजीज़ को लेके हुआ हो, जैसे टीबी का इन्फ्लामेशन, लेप्रोसी का इन्फ्लामेशन। टीबी का इन्फ्लामेशन यानी अगर किसी को टीबी हो जाता है, तो टीबी में देखते हो ना, टीबी काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ रहता है,
तो उसमें भी हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है, इसलिए बुखार होना, बॉडी का वज़न कम होना, तरह तरह के कंप्लेन आते हैं। लेप्रोसी हो गया, लकवा का बीमारी, उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बना रहता है। तो इस तरह से हमारा इन्फ्लामेशन पूरा था। हमने इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के कारण क्या है, इन्फ्लामेशन के कितने टाइप्स है, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है, एक्यूट का क्या टाइप्स है, एक्यूट की डेफिनेशन क्या है, एक्यूट का साइन क्या है, क्रोनिक का क्या टाइप है और क्रोनिक का कॉज क्या है, इन सब चीज़ को हमने कवर किया है। उम्मीद है कि सारा कुछ डिटेल में बताया हूँ, थोड़ा ठीक ठाक है, आप इसको देख लेना। अगले टॉपिक में इम्यूनिटी पे या फिर जो अगला है हमारा एक दूसरा टॉपिक है उसको लेकर आएंगे, जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन या इम्यूनिटी को हम कवर करते हैं। ओके।